आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए हम वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं तथा अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। धातु के छोटे टुकड़े को हम कार के इंजन ऑयल से पृथक करने के लिए हम पृथक्करण क्रिया का प्रयोग करते हैं तथा दही से मक्खन को हम निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में भारी कण जो है, इस विधि में तेज़ी से इस मक्खन को हम घुमाते हैं। अपकेंद्रण का मतलब ही होता है तेज़ी से घुमाना। तो इस विधि में हम तेज़ी से मक्खन को घुमाते हैं और घुमाने में भारी कण जो है वो नीचे रह जाता है तथा जल के साथ हल्का ऊपर कण चला आता है। जल से तेल निकालने के लिए हम पृथक्करण कीप का प्रयोग करते हैं, अर्थात जल के ऊपर तेल इसमें मिलता नहीं है, दो अघुलनशील मिश्रण हुआ ये और नहीं घुलने की वजह से तेल ऊपर और जल नीचे आ जाता है, तो इसे हम पृथक्करण कीप के द्वारा पृथक कर लेते हैं। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए हम पृथक्करण क्रिया का प्रयोग करते हैं। बालू से लोहे के पिन को पृथक करने के लिए हम चुंबकत्व विधि का प्रयोग करते हैं। भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करने के लिए हम सूप द्वारा अर्थात पृथक्करण क्रिया द्वारा प्रयोग में लाते हैं। अब पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को हम निकालने के लिए अवसादन विधि का प्रयोग करते हैं, अर्थात अवसादन विधि वह है जिसमें सारा भारी मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर रहता है। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए हम क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। आइए हम क्वेश्चन सेकंड तीन अलग अलग क्वेश्चन सेकंड को पढ़ते हैं। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे परिणामों को 100 ग्राम जल में प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। एक बार मैं पुनः इस क्वेश्चन को पुनः रिवीजन कर देती हूँ। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। इस तालिका के अनुसार ये तापमान केल्विन में दिए गए हैं और विभिन्न तापमानों पर विलेय पदार्थ की मात्राएं भी दी गई हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार पहला क्वेश्चन इसमें ए नंबर ये है, 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटासियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटासियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो दिए गए तालिका में 62 ग्राम KNO3 100 ग्राम जल में वो विलेय है। तो जब 100 ग्राम जल में 62 ग्राम विलेय है तो 50 ग्राम जल में कितना विलेय होगा। Mass of KNO3 in 50 gram of H2O at 313 Kelvin 31 ग्राम। क्वेश्चन नंबर बी, प्रज्ञा 353 पर KCl का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तब वह क्या अवलोकित करेगी। जब KCl का एक संतृप्त विलयन प्राप्त होता है और विलयन को हम ठंडा करते हैं तो KCl का क्रिस्टल प्राप्त होता है।
293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? यह इस दिए गए चार्ट में दिया गया है। 293 का चार्ट है ये। इस तापमान पर इस लवण की घुलनशीलता यही है। तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए आज हम इसको डिस्कस करते हैं, समझ लेते हैं। जब तापमान में हम परिवर्तन लाते हैं तो एक चीज़ हमने आपको पहले भी बताया है चैप्टर में कि जब हम तापमान में परिवर्तन लाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की क्षमता अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। और ये वाइब्रेशन की क्षमता जब अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो यह ठोस से हमारा अवस्था परिवर्तन कर धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स बिखर कर द्रव में घुलने लगते हैं और रैंडमली मोशन करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ तापमान परिवर्तन से अवस्था में परिवर्तन होता है, तो तापमान के बढ़ाने पर जल की घुलनशीलता भी बढ़ेगी। समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में विलेय प्लस विलायक दोनों पूरी तरीके से मिल जाते हैं। सोडा वाटर विनेगार मतलब सिरका होता है और चाय, ये इसके मिश्रण एक दूसरे में पूरी तरीके से मिले रहते हैं, इसलिए इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण। बनावट के ख्याल से विषमांगी मिश्रण एक दूसरे से विलेय तथा विलायक एक दूसरे से काफी पृथक होते हैं। वुड, एयर और सॉइल। आप किस प्रकार पुष्ट करेंगे कि दिया गया रंगहीन द्रव्य शुद्ध जल है? जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इसलिए द्रव्य जो है ये जल जो है एक द्रव्य है और शुद्ध पदार्थ का एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? बर्फ, लोहा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड तथा Hg शुद्ध पदार्थ हैं। दूध तथा स्टार्च सॉल्यूशन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? पौधे की वृद्धि। पौधे की वृद्धि होने में कोई भी जो बीज से हम पौधे को बोते हैं वो उससे अलग पौधा जो हमें प्राप्त होता है वो धीरे धीरे वृद्धि कर एक नया शेप लेता है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो इस तरह पौधे की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना। लोहा एक अलग तत्व है और जंग एक अलग पदार्थ है, तो एक रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। इस तरह लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकाना। खाने का जो मटेरियल होता है वो कच्चा पके हुए खाने के मटेरियल से बिल्कुल अलग होता है, जो कि वापस हम पुनः उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कच्चे मटेरियल को हम कच्चे मटेरियल को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन। भोजन का पाचन होने के फलस्वरूप हमें ऊर्जा अंदर में काम करने के लिए पचे हुए भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
यह ऊर्जा की जो प्राप्ति है ये हमें जब हम खाना खाते हैं उस खाने से इसका केमिकल कंपोजिशन अलग होता है, और रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन जिस पदार्थ से वो प्राप्त होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। इस तरह यह रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती के जलने में भी हम वातावरण से ऑक्सीजन प्राप्त कर मोमबत्ती जलता है, और यह बदले में हमें लाइट एनर्जी के साथ साथ यह कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। इस तरह यह पुराने पदार्थ ऑक्सीजन तथा मोमबत्ती के फीते से बिल्कुल अलग है। तो इस तरह यह भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती जो पिघलती है ठोस से गैस द्रव्य में जाती है, यह अवस्था परिवर्तन है। इस तरह मोमबत्ती का जलना भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन है।